हेलो एवरीवन। तो अब जब हॉय सॉन्ग मैसेज देखता है रॉन यू का तो वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन रॉन यू को जब एहसास होता है कि वहां पर तो बहुत रात हो गई होगी, वो तुरंत ही उसे सोने का कह देती है। पर बेचारा शू हॉय सॉन्ग, उसकी तो किस्मत खराब थी। उससे बात करने के लिए अभी एक कप कॉफी का पीकर बैठा हुआ था, पर क्या करता, उसे बोल तो नहीं सकता था। अब उसे बोलता है कि कल शाम को 5 बजे बात करेंगे। और जब रॉन यू टाइम चेक कर दिए तो उसकी तरफ उस वक्त सुबह के 8 बजे होंगे। उसे मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत नहीं थी। फिर भी वो अलार्म लगाकर सो जाती है, पर उठते उठते उसे 8:30 हो गए थे। अब वो काफी शर्मिंदा होती है और हॉय सॉन्ग को मैसेज ही नहीं करती। खुद से मन को शांति दे रही थी ये सोच के कि वो इतना फ्री थोड़ी होगा जो मेरे मैसेज का वेट कर रहा होगा। वो तो यूएसए में टॉप लॉयर है। अब वो नाश्ता कर रही थी, बाल बिखरे थे, उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। ऐसे में हॉय सॉन्ग उसे मैसेज करता है, कहता है कि हमें डिस्कशन करनी है। हाँ, लेकिन क्यों ना हम वीडियो कॉल पर डिस्कशन करें, ऐसे फेस टू फेस बात हो जाएगी, बहुत सी चीजें क्लियर हो सकती हैं। और वो सोचती है इस तरह के फेस टू फेस ये मुझसे बात करेगा। तुरंत ही उसे बोल देती है कि मैं अभी रेडी नहीं, और उसे 10 मिनट मांगती है। अब एक तरफ रॉन यू 10 मिनट में खुद को जल्दी जल्दी रेडी करने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ वॉइस सॉन्ग की हालत भी कुछ डिफरेंट नहीं थी। वो भी सोच रहा था कि कौन सी टाई अच्छी लगेगी। परफ्यूम भी लगाने लगता है, कौन सा अच्छा लगेगा। फिर सोचता है कि कॉल में उसे परफ्यूम का क्या पता चलेगा। अब फाइनली रॉन यू तो रेडी होकर बैठ जाती है। जैसे ही कॉल स्टार्ट होती है वो दोनों बहुत ही प्रोफेशनली बात कर रहे थे, और बस कॉल को ही हमें इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे वो दोनों आमने सामने ही बैठे हुए हों। यहाँ पर कॉल के बीच हॉय सॉन्ग कुछ पी रहा था। रॉन यू कहने लगती है, अरे इतनी जल्दी जल्दी आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, वाओ। एक्चुअली वो ब्लैक कॉफी नहीं बल्कि कोला था। हॉय सॉन्ग किसी तरह से अपना बर्फ कंट्रोल करता है और उससे कहने लगता है कि हाँ मैं जल्दी पी लेता हूँ, मैं यूज्ड टू हूँ। हॉय सॉन्ग उसके सामने अपनी ये पर्सनैलिटी नहीं दिखाना चाहता था कि वो एक कोला पर्सन है, बल्कि वो एक कोल्ड टॉप क्लास ब्लैक कॉफी पर्सोना वाला इंसान है। अब रॉन यू की बारी थी। वो उसे कहता है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि उसने अरेंज करके नहीं रखी हुई थी। वो बोलती है मैं 1 मिनट में लाई। अब जैसे ही वो पीछे से गुजर रही थी तो उसे रियलाइज होता है कि रॉन यू ने तो पजामा ही चेंज नहीं किया, सिर्फ शर्ट चेंज करके बैठी है और नाइट पजामा पहना हुआ है। वो इतनी एम्बेरस होती है कि पहले भागती हुई अपस्टेयर्स जाती है, मैचिंग स्कर्ट पहन कर आती है और फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स उठा कर देती है। अपने नॉवल के बारे में यहाँ वो दोनों कुछ डिस्कशन कर रहे थे। रॉन यू सीन को याद करती है कि जब उसने कुछ फ्राइड चिकन को मेंशन किया था, और बस इसी के साथ ही रॉन यू को अपने हाई स्कूल के दिन याद आने लगते हैं। उसने एक दफा शू हुआ सॉन्ग और उसके फ्रेंड्स के लिए लैडर भी अरेंज की थी, जब वो लोग दीवार फलांग कर जाना चाहते थे फ्राइड चिकन खाने के लिए। लेकिन शू हुआ सॉन्ग को भी ये सारा कुछ पता था। उसने जानबूझकर ये इमेज रॉन यू को दिखाया था कि जैसे वो इस तरह की माइनर चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर इनफैक्ट वो इस तरह के काम कर लिया करता था। वो एक बहुत ही कैजुअल इंसान था। बस रॉन यू के सामने वो अपना एक स्टिफ सा इमेज दिखाता था। रॉन यू इसी बात को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे नॉवल का मेल लीड और उस लड़की पोएट के नॉवल का मेल लीड बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहती है कि मेरे वाले नॉवल का मेल लीड एकदम क्वाइट, एलिगेंट और मैच्योर पर्सनैलिटी का मालिक है। अब शू हुआ सॉन्ग को अपनी ये सारी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ज्यादा देर की नहीं थी। इतने में वो कहने लगती है कि दूसरे नॉवल में जो मेल लीड है वो बहुत प्लेफुल और चाइल्डिश टाइप का है, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं लगता। अब ये सुनते ही शू हुआ सॉन्ग सोचने लगता है कि वही तो मैं रियल सेल्फ था। मन ही मन सोचता है क्या उस उम्र में सारे लोग ऐसे ही नहीं होते। और बस अपनी इतनी ही तारीफ सुनने के बाद वो कहता है आज के लिए बहुत हो गया, और कॉल काट देता है। उसे आज भी फ्राइड चिकन और कोला बहुत पसंद था। वो स्कूल टाइम्स में भी लैडर के थ्रू दीवार फलांग के अपने फ्रेंड्स के साथ ये खाने जाता था। आज भी वो कोला के साथ यही खा रहा था और साथ ही साथ सर्च भी कर रहा था कि लड़की की नजर में किस तरह के लड़के इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से मैच्योर बॉय बनकर दिखाया जाए। अब मजे की बात यह है कि चिकन खाते खाते वो अपनी ग्रेजुएशन वाली फोटो को भी टर्न अराउंड कर देता है, क्योंकि उसमें भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं रॉन यू खड़ी हुई थी। वो इस तरह से ये हरकतें करते ना देख ले। अब शाम को रॉन यू से एक मैसेज करती है, कहती है कि आपने अचानक से कॉल काट दी थी, क्या कोई परेशानी थी। वो झूठ बोल देता है कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, लेकिन मुझे तुम्हारे थॉट्स पसंद नहीं आए। तुम कैसी राइटर हो जो किसी और के नॉवल के मेल लीड के बारे में इस तरह के शब्द बोल सकती हो। तुम किसी को जज कर रही हो।
अब इस पर वो शर्मिंदा होती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही थी, मैं बस फर्क शो करते करते काफी आगे बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट डे रोहान यू मिंग यिंग के साथ एक जगह शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर वो दोनों काफी सारी बातें कर रहे थे कि इतने में मिंग यिंग उससे कहने लगती है कि तुम तो अक्सर ही वीडियो कॉल पर अब शो हॉय सॉन्ग से बात करती हो, कहीं तुम्हारा फर्स्ट लव ब्लूम तो नहीं हो रहा। लेकिन रोहान यू उससे कहने लगती है कि अब ये पॉसिबल नहीं, देखो मैं कितनी मैच्योर हो चुकी हूँ, वैसे भी इस बात को 10 साल बीत चुके। हाँ, नॉस्टैल्जिया जरूर होता है अपने पुराने दिनों का, लेकिन मैं इमोशनली बहुत स्टेबल पर्सन बन चुकी हूँ। तो मिंग यिंग कहने लगती है कि अच्छा शू हुआ सॉन्ग को छोड़ो, फिर ये बताओ लॉयर लियो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके साथ तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट भी फिक्स हुई थी। लेकिन रोहान यू से कहने लगती है कि लियो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे जो भी हो जाए, ही इज नॉट माई टाइप। तो उसके जवाब में मिंग यिंग कहने लगती है ऐसे मत बोलो, याद नहीं है कि जब मैं चुआन से अपने बॉयफ्रेंड से पहली दफा मिली थी तो वो भी मेरी टाइप नहीं था, और अब हम दोनों के बीच कितना प्यार है। इतने में जब वो खड़े हुए थे तो एक लड़की उनसे मिलने के लिए आती है जिसका नाम चैन सीसी था। ये कॉलेज के जमाने में रोहान यू की एक जूनियर हुआ करती थी। वो दोनों इकट्ठे बैठते और बातें करने लगते हैं। चैन सीसी पुराने जमाने में बहुत उनको याद कराती है कि वो दोनों किस तरह से इकट्ठे फिरा करते थे और चैन सीसी उनको देखती थी। उन दोनों गर्ल्स की फ्रेंडशिप अनब्रेकेबल थी और ये बात पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर थी। चैन सीसी बहाने बहाने से उससे पूछती है कि आजकल तुम क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं एक राइटर हूँ। सीसी पहले तो ये शो कर रही थी कि जैसे उसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि जरूर ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ वो अपने कॉलेज के एक और लड़के की बात करती है, शीगान। कहती है कि वो बिग स्टार बन चुका है और उससे मिलना तो काफी मुश्किल है। इन्हीं पुराने दिनों की यादों के बीच ही रोहान यू को एक कॉल आती है और वो शू हुआ सॉन्ग की तरफ से थी। वो उसे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता चला है कि एक और इंसान है जो तुम्हारे केस में एंटर हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखना, सोशल मीडिया पर तुम्हें सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया करता था उसका नाम चियान ही था। लेकिन वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और शायद तुम उसे जानती हो। वो तुम्हारे ही कॉलेज से है, मैंने सब पता चला लिया है। वो और कोई नहीं बल्कि चैन सीसी ही थी। जैसे ही रोहान यू वापस अंदर लौटती है तो उससे कहने लगती है कि क्या तुम चियान ही हो। वो एकदम नर्वस होती है और कहती है कि तुम मेरा ऑनलाइन नाम कैसे जानती हो। रोहान यू उससे कहने लगती है कि मैं लिली वेल हूँ, वही जिस पर तुम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करती हो। लिली वेल रोहान यू का वर्किंग नेम था। अब ये सुनते ही चैन सीसी एकदम घबरा जाती है। उससे कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो, वरना मैं तुम पर कभी क्रिटिसिज्म ना करती। इनफैक्ट वो आज उसके सामने भी इसी वजह से आई है क्योंकि रोहान यू ने इन सारे लोगों को सू करने का फैसला किया था जो कि उसके खिलाफ स्कीम चला रहे थे। चंद इसी बहाने से उससे मिली थी, लेकिन रोहान यू इतनी डायरेक्टली बात करेगी उसने सोचा भी नहीं था। वो तुरंत ही बात बदलती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ, प्लीज मुझ पर केस ना करना। लेकिन रोहान यू कहती है कि केस तो मैं जरूर करूंगी। देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं जो सिर्फ लीगल बैटल में ही चलती हैं, और वैसे भी मेरी ये चीजें मेरी लीगल टीम ही हैंडल करती है। मैं चाहूं भी तो उनको रोक नहीं पाऊंगी। जब चैन सीसी उससे सेटलमेंट की बात करती है तो वो कहती है ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करूंगी, हो सकता है कि हम कोर्ट से बाहर ये सेटलमेंट कर लें, लेकिन मेरे लॉयर के होते हुए ही। अब इसी बारे में रोहान यू अपने लॉयर से डिस्कस कर रही थी। लियो उससे कह रहा था कि हो सकता है वो जानबूझकर ये ना कर रही हो, उसे सच में ना पता हो कि तुम ही लिली वेल हो। लेकिन वो कहने लगती है कि मैंने उसके एक्सप्रेशंस को जहां तक रीड किया है, मुझे लगता है कि वो कोई चाल लेकर मेरे पास आई है, और शायद अभी भी वो बहुत सारे ट्रिक्स करना चाहती हो। उधर हमें वॉइस सॉन्ग को दिखाते हैं। उसकी जैसे ही मीटिंग ओवर होती है तो उसे कॉल आती है अपनी सिस्टर की तरफ से। शी उसे बताती है कि आजकल कोई उसे बार बार मैसेज कर रहा है और उसे बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आ रही हैं किसी की तरफ से, और वो ये ऑफर्स हैं कि रोहान यू को बर्बाद कर दो, उसके ऊपर प्लेजरिज्म का केस करो, सारा खर्चा वो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बस वो रोहान यू के दुश्मन थे और उसे बदनाम करना चाहते थे। वो लोग ये चाहते थे कि उसका कैरियर तबाह हो जाए। शू हुआ सॉन्ग को ये लगता है कि लड़की भी वही चैन सीसी ही होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लियू और रोहान यू दोनों मीटिंग में बैठे हुए थे, लेकिन शू हुआ सॉन्ग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। उन्हें लगता है कि उसकी तरफ रात होगी, वो सो चुका होगा। रोहान यू यहाँ पर कह रही थी कि मुझे चैन सीसी पर शक है और इससे खतरा भी है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा प्लान कर रही है, पर लियू का कहना था कि मुझे फील हो रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, ज्यादा सोच रही हैं। और बस इतने में दरवाजा खुलता है और अंदर एंट्री करता है शू हुआ सॉन्ग, जो कहता है कि नहीं, ये ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। चैन सीसी का अगला प्लान क्या है
ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो एक फ्लैश ड्राइव भी साथ लिए हुए था। वो बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा था। अब रॉन यूं तो हैरान ही रह जाती है कि ये लड़की जिसको मैं अपनी जूनियर और अपनी फ्रेंड समझा करती थी, वो इस हद तक जाएगी कि मेरा कैरियर तबाह करना चाहती है। लेकिन इतने में वो शू हुआ सॉन्ग से पूछती है। पोएट उस लड़की का नाम था जिसने उससे पहले ही नॉवल लिखा था, जो कि एक्चुअली शू हुआ सॉन्ग की सिस्टर थी। लेकिन वो कहती है कि ये तो अनअचीवेबल थी, ठीक से जवाब भी नहीं देती थी। आपने इससे इतनी बात कैसे कर ली कि इसने आपको प्रूफ्स तक दे दिए। और शू हुआ सॉन्ग कहने लगता है कि हमारे अपने तरीके होते हैं, हम लॉयर्स बहुत पहुंची हुई चीज होते हैं, इसीलिए तो आप लोग हमें पे करते हो। यहाँ पर रॉन यू के माइंड में कुछ चल रहा था, जो कि हुआ सॉन्ग पढ़ लेता है और उसके बाद लियू को जानबूझकर मैसेज करता है कि तुम ये बात बोलना। जैसे ही लियू वो बात बोलता है तो हुआ सॉन्ग तुरंत ही उसे कहता है कि तुम बच्चे हो क्या, इस तरह की इमेज और बात कैसे कर सकते हो। और फिर वही बात बोलता है जो कि रॉन यू को पसंद आएगी। जानबूझकर लियो का इमेज खराब कर रहा था और खुद को बिग बॉस और बहुत ही मैच्योर पर्सन दिखाने की कोशिश में था। अब उसके बाद वो लोग यही प्लान करते हैं कि चंद सीसी को अपने जाल में फंसाएंगे। वो उसकी कॉल रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि वो कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल हो। उसके क्या रूल्स होते हैं, ये सारी बातें शू हुआ सॉन्ग बहुत अच्छे से रॉन यू को समझा देता है। दूसरी तरफ हमें शी को दिखाते हैं। वो स्कूल में फोन लेकर गई हुई थी और बस इसी बात की वजह से आज उसका टीचर बहुत गुस्से में था। वो अपने गार्डियन से बात कराने की बजाय अपने भैया से ही उनकी बात करा देती है। पहले तो टीचर जैसे ही सुनता है कि कॉल यूएसए के नंबर पर जा रही है तो तुरंत ही एक्टिव होकर इंग्लिश बोलने लगता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि है तो ये चाइनीज ही। यहाँ पर वॉइस सॉन्ग अपनी सिस्टर को डिफेंड करने के बजाय टीचर से क्लियर कट कह देता है कि अगर ये गलती ये दूसरी दफा कर रही है तो इसे माफ ना करना। अब शी बेचारी पीछे से बैकग्राउंड में चिल्ला रही थी कि भैया तुम मुझसे धोखा कर रहे हो, मुझे मुसीबत में फंसा रहे हो। और हुआ सॉन्ग मन ही मन सोच रहा था कि जिस मुसीबत में तुमने मुझे फंसाया है उससे बढ़कर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब रॉन यू और वो दोनों लॉयर्स इकट्ठे डिनर के लिए गए हुए थे। हुआ सॉन्ग एकदम अपनी जबरदस्त सी पर्सनैलिटी शो करना चाहता था रॉन यू को इम्प्रेस करने के लिए। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि यहाँ पर कोला ऑर्डर करूं, लेकिन फिर भी वो लेमनेड मंगाता है, ये कहकर कि मैं तो सिर्फ हेल्दी चीजें पसंद करता हूँ। यहाँ पर बैठे बैठे रॉन यू दो लोगों को देखती है और उनमें से एक चुआन था, जो कि था मिंग यिंग का बॉयफ्रेंड। वो किसी से मीटिंग में था और उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। वो तुरंत ही उसकी फोटो बनाने लगती है। हुआ सॉन्ग उससे कहता है बिना परमिशन फोटो बनाना इलीगल है। वो कहती है मैं सिर्फ फोटो ही नहीं बनाऊंगी बल्कि लड़के भी आऊंगी। और वो जाती है और चुआन से लड़ना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ उस लेडी को ये भी बताती है कि शायद आपको पता नहीं है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड की ही बेस्टी हूँ। अब वो लेडी जैसे ही ये सुनती है तो तुरंत ही वहां से चली जाती है। पर दूर बैठे हुआ सॉन्ग को ये सीन देखकर लग रहा था कि शायद ये लड़का कहीं इसी का बॉयफ्रेंड तो नहीं है या फिर एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर चौहान का एक फ्रेंड आता है। चौहान तो बार बार कह रहा था कि सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग थी, लेकिन उसका फ्रेंड आता है और बहुत रूडली बात कर रहा था। कहता है कि हाथ ही पकड़ा था ना, टच करने में क्या है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। लेकिन वॉइस सॉन्ग आता है, उसका हाथ पकड़ते और मोड़ के ही रख देता है। उसे रॉन यू की बहुत फिक्र हो रही थी और उससे कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो। उसके बाद उन्हें लीगल जुबान में ऐसे डराता है कि वो लोग वहां से भागने की करते हैं। अब जब वो लोग वापस जा रहे थे तो हुआ सॉन्ग जानबूझकर लियू को जल्दी वहां से भेज देता है, ये कहकर कि तुम्हारी क्लाइंट से मीटिंग होनी थी ना। और फिर खुद ही रॉन यू को ड्रॉप करने लगता है, उसके लिए दरवाजा भी खोलता है। रॉन यू बहुत परेशान थी, सोच रही थी कि मिंग यिंग को ये फोटो भेजूं कि ना भेजूं। इतने में वो मशवरा करती है हुआ सॉन्ग से कि अगर आपका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, क्या हाथ पकड़ना चीटिंग होती है। वो कहने लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता, हाथ पकड़ना कोई पक्का एविडेंस नहीं है चीटिंग का, इसलिए तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठे करने होंगे। रॉन यू तुरंत ही कहती है नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरी बेस्टी का बॉयफ्रेंड है। और ये सुनते ही हुआ सॉन्ग को सुख का सांस आता है, उसे तसल्ली हो गई थी। इतने में वो उससे कहने लगता है कि तुम बॉदर ना करो फोटो के बारे में, अगर दो लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो उनका रिश्ता चलेगा, और अगर ट्रस्ट नहीं है एक फोटो ना उनका रिलेशनशिप ब्रेक कर सकती है ना ही जोड़ सकती है। वो सोचने लगती है कि इसे लव और रिश्तों के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जवाब में कहने लगता है नहीं, मेरे पास तो इस सब के बारे में कोई टाइम ही नहीं है सोचने का, बस ये बात है कि मैंने कुछ डिवोर्स केसेस हैंडल किए हैं, वहीं से सीखा है। अब वो उसकी पसंद का म्यूजिक वहां पर लगा देता है, जो कि उसे पता था कि हाई स्कूल टाइम से ही रॉन यू को बहुत पसंद है। ये सुनते ही वो सो जाती है। उसे बहुत प्यार से देख रहा था, उसके फेस से बाल हटाने का मन तो कर रहा था, लेकिन बिना इजाजत उसे टच नहीं करना चाहता था।
पर इतने में रॉन यू उठ जाती है, उसका थैंक्स करती है और फिर अंदर चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मिंग यिंग को उसके बॉयफ्रेंड ने शीशे में उतारा हुआ था। वो यही बोलता है कि मैं उस लेडी के साथ एक बिजनेस मीटिंग पर गया था, हम उसे अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और मैं उसे एक हैंड क्रीम टेस्ट करा रहा था। और बस रॉन यू को लगता है कि शायद उसने भी ओवर रिएक्ट कर दिया है। मतलब मिंग यिंग का बॉयफ्रेंड वाकई उसके साथ सिंसियर है कि नहीं, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। वेल इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि रॉन यू नेक्स्ट डे जब मीटिंग के लिए जा रही थी तो वो थोड़ा जल्दी ही आ गई थी और उसके आने से पहले ही हुआ सॉन्ग ने अपने लिए फ्राइड चिकन और कोला मंगवाया हुआ था। वो तुरंत ही ऑर्डर कैंसिल करना चाहता था, लेकिन रॉन यू तो ऊपर आते हुए ये ऑर्डर हाथ में लिए आई थी। वो बहुत कहता है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन ऊपर नाम ही उसी का लिखा हुआ था। इतने में लियो भी पहुंच जाता है और उसका भांडा फोड़ देता है। कहता है तुमने ही तो बोला था कि फ्राइड चिकन और कोला ऑर्डर करते हैं, फ्राइड चिकन कहाँ है? और रॉन यू दिखाती है मेरे हाथ में। अब वो लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन ह्वाइसोंग सारा कुछ लियो के ऊपर डाल देता है और कहता है यही इस तरह की चीजें ऑर्डर करता है, इसने मेरे नाम से ऑर्डर किया होगा। वेल मैं तो इस तरह का पर्सन ही नहीं। अब उसका मन तो बहुत कर रहा था ये खाने को, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रख के बैठा हुआ था। और रॉन यू उसका भी बहुत दिल कर रहा था फ्राइड चिकन खाने को, लेकिन सोचने लगती है कि ह्वाइसोंग को अगर नहीं पसंद तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो भी नहीं खाती ये कहकर कि अभी लंच करके आई हूँ। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में बहुत कुछ सोच रहे थे और सिंपल सी चीजों को इतना कंफ्यूज कर रहे थे। अब वो रिकॉर्डिंग के लिए चंद सिसी को कॉल करती हैं, लेकिन वो बहुत चालाक थी, उससे फोन पर बात नहीं करती बल्कि उससे कहती कि क्यों ना हम दोनों मिलें। अब ह्वाइसोंग को फिक्र हो रही थी, उसे लगता था कि रॉन यू ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगी। वो उसे शांत कराता है और उससे कहता है कि तुमने नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, अपने नॉवल की कुछ ट्रिक्स यूज करो ना जो तुमने वहां पर यूज की थी। लेकिन वो कहने लगती कि नॉवल की दुनिया कुछ और होती है और रियल दुनिया कुछ और, वहाँ का कुछ भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं। और ये सुनते ही ह्वाइसोंग को लगता है नॉवल कुछ और है, रियल वर्ल्ड कुछ और, हो सकता है कि सच में मुझसे प्यार करती ही ना हो। वेल अब वो चंद सिसी से मिलने के लिए जाती है, उसके पास रिकॉर्डर भी था, एक दो ट्रिक्स अप्लाई करती है और उसके अंदर की बात को गलवाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये सारा कुछ एडमिट कर ले। पहले तो वो रिलैक्टेंट थी, लेकिन फिर बातों ही बातों में और ट्रिक्स में वो उसके जाल में फंस ही जाती है। और फिर चंद सीसी अपनी ट्रू सेल्फ उसके सामने रिवील करती है, कहती है कि मैं तुम्हें मुंह के बल गिराना चाहती थी और देखो क्या हुआ है, मैंने तो सिर्फ कुछ चैट बॉट्स ही हायर किए थे ताकि तुम्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सकूं, और बस मेरा इतना ही करना तुम्हें जमीन पर ले आया है। मतलब वो रिकॉर्डिंग कर ही रही थी कि कुछ बच्चे उससे टकराते और उसका रिकॉर्डर गिर जाता है। इससे पहले कि चंद सीसी ये देखती, यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।